अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज अपने आबाई शहर लाहौर से आपसे मुखातिब हूं और जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो कमोबेश हर दिन की प्रॉब्लम है। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे शहर लाहौर में या पूरे मुल्क पाकिस्तान में हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसिडेंस हो रहा होता है जिसकी वजह से हमारी जिस्म में मौजूद कोई हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो रही होती है। अब उसकी वजूहत देखें तो उसमें कई वजूहत हो सकती हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी होते हैं, आए रोज़ हो रहे होते हैं। फिर अक्सर लोग घर के अंदर भी स्लिप हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग मुअम्मर अफराद हैं वो बुढ़ापे में जो है वो बैलेंस नहीं कायम रख पाते, या फ़र्श के ऊपर जो है वो फिसलन है जिसकी वजह से वो स्लिप होते हैं और हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। फिर स्पोर्ट्स के दौरान भी इस तरह बसा औक़ात हो जाता है कि आप एक ख़ास एंगल से गिरते हैं और हड्डी टूट जाती है। तो कई वजूहत हो सकती हैं और फ्रैक्चर्स की जहाँ तक मैनेजमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर इसमें हम इस बात पर भी एक खसूसी सेगमेंट करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो सो कॉल्ड आर्थोपेडिक के जो नॉन क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हैं, जिनको हम बोन सेटलर्स के नाम से जानते हैं या आम पब्लिक जराह के नाम से जानती है, तो उनका रोल्स भी डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट में वो क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो हैं डॉक्टर अदील अब्बास, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हैं गुलाब देवी हॉस्पिटल लाहौर के अंदर, जो कि एक टीचिंग हस्पताल है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर आमिर। तो सबसे पहले तो अवाम को बताइए कि सद अल्फाज में टेक्निकली हम फ्रैक्चर बोन का जो है वो किस सूरत में कहते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़। कुछ वजूहत तो मैंने बता दी, लेकिन आपका तजर्बा बीइंग स्पेशलिस्ट ज़्यादा है, तो और भी आप वजूहत बता सकते हैं कि बोन्स के फ्रैक्चर्स किस वजह से हो जाते हैं। जी, अगर इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जो फ्रैक्चर होता है वो है क्या चीज़। ये हड्डी के टूटने को हम फ्रैक्चर कहते हैं। तो इसमें नंबर वन पे नावा डेज इज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे कि आपने इस पे बात की। मामूल की बात है जी, हमारी सड़कों के जो हालात हैं। एग्जैक्टली exactly। और उसके बाद अगर हम यंग पॉपुलेशन पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद की बात करें तो उसमें फिर फॉल है। और ओल्ड पॉपुलेशन में भी इवन जो है वो घर में जैसे स्लिप होना है, गिरना है। तो ये सारी जो सीढ़ियों से लोग पॉपुलेशन। गिर जाते हैं, एग्जैक्टली बाथरूम में स्लिप होकर गिर जाते हैं। एग्जैक्टली, तो ये सारी इसकी मोस्ट कॉमन काजेज़ हैं। ओल्ड एज में एक और काज भी हम इसमें ऐड करेंगे, वो है ओस्टियोपोरोसिस। उसमें हड्डियों का कमज़ोर हो जाना है एज वो के साथ भुरभुरी सी जो हो जाती हैं। साथ। जी जी जी, उसी की ओके। बात कर रहे हैं। राइट, ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वजूहात बनती हैं। अच्छा, इसके टाइप्स की अगर बात करें, आम पब्लिक तो फ्रैक्चर से मुराद लेती है कि बस हड्डी टूट गई फ्रैक्चर हो गया, लेकिन टेक्निकली बताइएगा कि इसकी अकसाम कितनी किस्म की होती हैं। इसे ग्रॉसली हम ओपन एंड क्लोज फ्रैक्चर में क्लासिफाई करते हैं। ओपन फ्रैक्चर वो होता है जिसमें फ्रैक्चर होने के बाद बोन बाहर की तरफ जो है स्किन से प्रोट्रूड होती है, बाहर निकल आती है, जिसमें ब्लीडिंग होती है और वो इसी तरह से सारा स्किन भी रप्चर हो जाती है। इसे हम ओपन फ्रैक्चर कहते यानी हैं। कि उसमें स्किन भी डैमेज हो गई है, जी। खून भी बह रहा है, यस। और हड्डी का कुछ हिस्सा हो सकता है बाहर भी आ बाहर जाए, भी आ जाए तो जी। ये ओपन फ्रैक्चर ओपन होता है। फ्रैक्चर है। ओके। और सेकंड जो है वो दैट इज़ क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर में ये होता है कि बोन ब्रेक होती है और जो उसके ब्रेक होने की वजह से ब्लीडिंग है वो अंदर ही स्टे करता है ब्लड। ऊपर से स्किन जो है वो यानी कि बैरूनी सतह पे ब्लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है। लेकिन अंदरूनी तौर पर हड्डी टूट भी गई है और यस अंदर ही अंदर ब्लीडिंग भी हो रही है। जी। ओके। तो दैट इज़ कॉल्ड क्लोज फ्रैक्चर। तो ये ग्रॉसली। बाकी आगे हड्डी के फ्रैक्चर की जितना इंटेंसिटी का ट्रॉमा होता है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं कि हड्डी एक जगह से टूटी है, दो जगह से टूटी है, या फिर उसका जो है साथ में कहीं यानी जो कि ब्लड चोट की जितनी वेसल्स। शिद्दत है उस लिहाज से फिर हम यस उसको फर्दर वो करते हैं। जी, कोई ब्लड वेसल तो डैमेज नहीं हो गई, तो इसलिए इस फ्रैक्चर किसी भी टाइप का हो, इसको हम आम तौर पे आसान नहीं लेना चाहिए। जी एग्जैक्टली इसी तरह ही है। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब फ्रैक्चर की बर वक्त तशख़ीस कि वो फ़ौरन डॉक्टर के पास आ जाए और बर वक्त इलाज, ये फ्रैक्चर के मौसर हीलिंग होने में कितना अहम किरदार है इस चीज़ का। सर, इसके बारे में ये है कि जब बोन फ्रैक्चर होती है तो अल्लाह पाक की तरफ से जो प्रोटेक्टिव निज़ाम है वो उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो जो ब्लीडिंग होती है उसमें बोन फॉर्मिंग सेल्स वगैरह सारे उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वो अपना बोन को दोबारा से बनाने की तरफ, हड्डी जोड़ने की एक तरफ किस्म का रीबिल्ड का प्रोसेस एग्जैक्टली दोबारा स्टार्ट शुरू हो हो जाता जाता है। है। तो उसमें हमने ये करना होता है कि एज सुन एज पॉसिबल नंबर वन पे करेक्ट डायग्नोसिस कि हड्डी किस तरह से टूटी है और वो स्टेबल है कि नहीं।
स्टेबल से मुराद ये है कि हड्डी जब फ्रैक्चर होती है तो उसको हमने अलाइन करना है कि हड्डी में जो है उसके टूटे हुए फ्रेगमेंट्स में मूवमेंट ना हो। अगर मूवमेंट होगी तो वो हड्डी जो है वो अपनी जगह पे ठीक तरह से नहीं जुड़ेगी। अलाइनमेंट आउट हो जाएगी उसकी। यस, यस। उसको फिर अचीव करने के लिए डायग्नोसिस के लिए तो हम एक्सरे पे जाते हैं, देन प्लान करते हैं कि सर्जरी एंड विच टाइप ऑफ सर्जरी ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर होने की सूरत में क्या वक्त गुजरने के साथ, जिससे आपने फरमाया कि कुदरत का भी एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि वो जैसे फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर उसकी हीलिंग का या उसकी रिपेयर का, मुरम्मत का काम भी शुरू हो जाता है सादा अल्फाज में, तो क्या तमाम फ्रैक्चर्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं? सर देखें, जब भी बोन फ्रैक्चर होगी अल्लाह पाक की तरफ से इसको पता है कि इसने जुड़ना है, राइट। हम जुड़ने की तो बात ही नहीं कर रहे। क्वेश्चन ये है कि फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का क्या रोल है। हमारा इसमें यह है कि ये अपनी नॉर्मल और सही जगह पे जुड़े। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही बोन फ्रैक्चर हो उसको हम उसकी जगह पे लाएं और उसको फिक्स करें और एक रोड मैप दें कि इसके अकॉर्डिंगली वो हड्डी जो जुड़ने का अमल है वो अलाइंड बिल्कुल उसी तरह से हो, ताकि हम प्रॉपर रीवॉक जो है वो उस पर हम अगेन अपनी लाइफ पे दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई गिर गया, सड़क पे ट्रैफिक हादसा हो गया, बाथरूम में स्लिप हो गया, तो एक खासा तो ये होता है कि इस तरह की इंजरीज़ में दर्द तो होती ही होती है, लेकिन फ्रैक्चर अगर हुआ हो तो कोई ख़ास किस्म की दर्द होती है जो पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि जनाब ये फ्रैक्चर वाली दर्द है, आम दर्द नहीं है? इसमें सबसे पहले हम जो मेन मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं कि जब चोट लगी है तो पेशेंट को खड़ा करने की कोशिश करते हैं ये तो देखने के बहुत लिए कॉमन है डॉक्टर साहब कि कि वजन बढ़ रहा है एक कि बाइक नहीं। वाले का एक्सीडेंट हुआ तो इर्द गिर्द जो लोग हैं कोई पानी के छींटे मार रहा है और फिर जनाब चलो जी इसको चलाने की कोशिश करो, चलाने की जी, कोशिश करो, ये बड़ी कॉमन लोग कर रहे होते हैं। जी। तो बीइंग एन एक्सपर्ट आप कहते हैं कि ये नहीं करना ये नहीं चाहिए? करना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है तो हम पेशेंट दोबारा से गिरता है और वो कंप्लीट फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो थोड़ी सी अब टूटी हुई है वो वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी जी, और हो सकता है दो टुकड़े अलग ही हो जाएं पूरी हड्डी एग्जैक्टली। के। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट एड के लिए कॉल फॉर हेल्प करनी होती है, जिसमें पाकिस्तान में जैसे 1122 है उनको कॉल कर बहुत दें। अच्छी सर्विस है जी उनकी। एग्जैक्टली। तो उसके बाद फिर हमें जस्ट गेट एन एक्सरे और उसके बाद जब हम सारी चीज़ें प्रॉपरली डायग्नोज हो जाएं देन हमने प्लान करना होता है कि फर्दर हमारा मैनेजमेंट प्लान क्या है। और इस दौरान जो फर्स्ट एड देनी होती है इन द फॉर्म ऑफ बैक स्लैब, ताकि बोन जो है उसको इमोबिलाइज कर दें, जो प्रॉब्लम जहाँ पे है वहीं तक महदूद रहे, वो आगे की तरफ हमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, बैक स्लैब लगाने वाला काम तो रेस्क्यू 1122 वाले करेंगे, और हमारे यहाँ ट्रैफिक के जो मामलात हैं आपको पता ही है कि लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जी, पीछे से हुटर भी लगा होता है और लोग अपने उसमें मस्त जा रहे होते हैं, रास्ता नहीं दे रहे होते। उस दौरान जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ है और मरीज़ लेटा हुआ है या ज़मीन पर पड़ा हुआ है और एम्बुलेंस अभी रास्ते में है, रेस्क्यू 1122, इस दौरान जो करीब लोग हैं उनको क्या करना चाहिए कि उसको हिलाना जुलाना चाहिए या लिटा देना चाहिए या इमोबिलाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर उसमें अगर फ्रैक्चर की बात करते हैं तो उसमें हमें स्टिक्स के साथ उसको जो भी अवेलेबल चीज़ है, फॉर एग्जांपल स्केल है, स्टिक है, उसके साथ कोई उसको हम लकड़ी का पीस ले लें। एग्जैक्टली कोई लकड़ी का पीस ले लें। तो उसके साथ उसको हमने इस तरह से रैप करना, बहुत टाइट नहीं बांधना, लेकिन इस तरह से बांधना है कि वो सपोर्ट दे देनी है। सपोर्ट दे देनी है, जस्ट कि जो बोन जहाँ पे फ्रैक्चर है या जो इंजर्ड पार्ट है वो मूव ना करे। दैट्स इट, बस हमने यही करना और होता है। जहाँ पर है पेशेंट उसको कोशिश करें कि वहीं पर सीन रहने दें। सेफ्टी का एक कंसेप्ट है जो जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर वो सड़क के ऊपर है तो वी कैन नॉट वेट, तो उसको हमने अच्छे तरीके से इमोबिलाइज तरीके से कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, उसको हमने साइड पे लेके आना है, या जैसे कि कोई किसी गाड़ी में कोई जगह है या किसी तरह से भी उसको सेफ साइड पे बैठाना है। एंड देन और हमने कुछ लोग मिलके उसको उठा भी लें हाँ और उठाने कोशिश करें कि नीचे से उसको जी, सपोर्ट भी दें। जी। उठाने में ना एक प्रॉब्लम ये आता है कि सम टाइम हेड इंजरी चल रही होती है, तो जो हम्म। उठाने का तरीका अगर होता है, दो बंदों ने टांगें पकड़ी होती हैं, एक ने हेड पकड़ा होता है, और जो अल्लाह ना करे अगर स्पाइन की इंजरी है सर, तो वो कंप्लीट पैरालाइज भी पेशेंट इस सिलसिले में हो सकता है। तो हमारी पॉपुलेशन में इतना कॉमन रवाज नहीं है जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का, जो कि होना चाहिए। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इन केस अगर आपको हेड इंजरी का सस्पिशन है या नेक पे चोट का सस्पिशन है, तो पेशेंट को कोई एक्सपर्ट बंदा उठाए, या फिर उसको इस तरीके से उठाएं कि इसमें जो डिफॉर्मिटी वगैरह है वो डेवलप ना हो। इससे तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, खुदा न खासा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भी हो सकता है। यस। अच्छा, अब जो आपने अलामात बताई कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सक्रूशिएटिंग किस्म की पेन, शदीद पेन हो रही होती है अगर तो फ्रैक्चर हुआ हो, यस, अगर वैसे कोई मसल्स की इंजरी हुई है तो शायद इतनी दर्द ना हो रही हो, यस, राइट। तो उस सूरत में हर इस तरह के केस में एक्सरे करवाना लाजिम है एक्सरे करवाना लाजिम है। ताकि उसके ऊपर हमें पता चले। जी, आई हैव सीन मैनी केसेस, बूढ़े लोग घरों में गिरते हैं
और जस्ट ये समझा जाता है कि जस्ट को थोड़ी पेशेंट के अकॉर्डिंग कि थोड़ी सी चोट लगी है जी, मांस फट गया है, तो हमने कहा कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा। और जब हमारे पास आते हैं 2 to 3 वीक्स गुजर चुके होते हैं। तो कहने का मतलब है एक्सरे जब भी हमें थोड़ा सा भी सस्पिशन है, हमें एक्सरे मस्ट करवाना है। अच्छा, ये जो डिले होता है, ये जो ताख़ीर हो जाती है कि फ्रैक्चर हुआ हुआ है लेकिन आप समझ रहे हैं चलें जी अंदर से मांस या पट्ठा फटा हुआ है तो चलें ये खुद ही ठीक हो जाएगा, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? सर इसके नुकसानात यही हैं कि ओल्ड पॉपुलेशन में ज़्यादा ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसमें पेन होगी, पेशेंट मूव नहीं करेगा, पेशेंट मूव नहीं करेगा, उनके बेड सोर्स बन सकते हैं, स्किन पे ज़ख्म बन सकते हैं, जो कि लेटर ऑन बड़े क्रिटिकल साबित हो सकते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर हरकत नहीं होगी तो उनकी टांगों में ब्लड क्लॉट कर सकता है, जो कि लंग्स तक भी जा सकता है, वो तो जिसे हम जानलेवा भी हो डीवीटी, सकता है, पल्मोनरी बिल्कुल डीवीटी एम्बोलिज्म जिसको कहते हम हैं। कहते हैं। यस। एक लोथड़ा सा बना टांगों में जी। और वो खून की दौरान गर्दिश के दौरान वो खुदा ना खासा ब्रेन में चला गया तो यस फालिज हो गया, यस यस दिल की साइड पे निकल गया तो हार्ट अटैक हो गया, तो बड़ा ख़तरनाक काम होता यस है। यस। और लोगों को नाज़रीन ये इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, खुदा ना खासा इस तरह के फ्रैक्चर की सिचुएशन बन जाए घर के अंदर भी, ज़रूरी नहीं कि फ्रैक्चर के लिए एक्सीडेंट होना ही ज़रूरी है, घर के अंदर वॉशरूम के अंदर भी अगर कोई बुज़ुर्ग अगर स्लिप हो गए हैं और दर्द है उनको उस जगह के ऊपर, तो ज़रूर फौरी तौर पर उनका जो मुआयना है किसी एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ज़रूर करवा लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो तरीका मुरवजा जो मुरवजा तरीका इलाज है वो क्या है कि सिंपल एक क्लोज फ्रैक्चर है, ओपन नहीं है, ज़ख़म बैरूनी सतह पे नहीं है, अंदर ही सादा सा एक फ्रैक्चर हो गया हुआ है, तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं? आया कि प्लस्तर लगाना पड़ता है या सर्जरी करनी पड़ती है, वो क्या होता है? जी सर, इसमें बेसिकली जो ओपन फ्रैक्चर होते हैं, क्लोज फ्रैक्चर दो तरह में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों में जो अनडिस्प्लेस्ड यूनिकॉर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं, यानी कि कंप्लीट बोन फ्रैक्चर नहीं हुई, उसको हम प्लास्टर के साथ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर एल्बो के फ्रैक्चर्स हैं या जॉइंट के फ्रैक्चर्स हैं, उसके लिए हमें सर्जरी ही डेफिनेटिव हल है। अगर हम उसको सर्जिकली ऑपरेट नहीं करते तो लेटर ऑन वो गलत पोजीशन में जुड़ेगा और हमें फिर उसको डेफिनेट सर्जरी के लिए लेटर ऑन कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए, ये और तो डॉक्टर दील हो गई बच्चों की बात, लेकिन बड़ों के अंदर अगर सिंपल क्लोज्ड फ्रैक्चर है कि अंदर से सिर्फ हड्डी टूटी हुई है और बैरूनी सतह पे कुछ नहीं है, तो उस सूरत में भी उनको पीओपी लगाते हैं हम या कास्ट लगा देते हैं या उसकी डिफरेंट तरीके से हम मैनेज कर रहे होते हैं? सर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो ओल्ड एज में करते थे उसमें तो ये होता था कि सर्जरी से लोग भी अवॉइड कर रहे होते थे और प्लास्टर एक हल था। बट नाउ अ डेज विद एडवांसिंग टेक्नोलॉजी हमारी कोशिश होती है कि बोन अपनी जगह पे परफेक्टली अलाइंड हो, उसका वाहिद हल हमारे पास सर्जरी ही है। अगर हम उसको कास्ट के साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 100% हम उसको इमोबलाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि मसल्स होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है, जब मसल्स मूव करेंगे या सोते में कोई हरकत होगी तो उससे बोन डिस्प्लेस होने का खतरा है। और बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि अगर हम 1.5 माह के बाद सर्जरी कंसीडर करेंगे तो बोन तो ऑलरेडी जुड़ चुकी होगी, एंड देन और हमें गलत फिर जगह पर जुड़ गई होगी। तो उसको फिर हमें दोबारा से उसको ब्रेक करके अगेन फिक्स करना है, तो वाई नॉट वी फर्स्ट स्टेज पे हम उसको क्यों नहीं करें। अच्छा, अब हम आते हैं ओपन फ्रैक्चर्स की तरफ, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में अक्सर ऐसा होता है कि टांग के ऊपर बाजू के ऊपर चोट लगी है, ब्लीडिंग भी हो रही है और हड्डी भी फ्रैक्चर है। अब चूँकि ब्लीडिंग हो रही है और बाहर कंटेमिनेशन भी कितनी है तो इन्फेक्शन का चांस भी होता है, तो इस तरह के फ्रैक्चर्स को फिर सर्जरी ही हमें करनी होती है या हम कास्ट से भी काम या प्लस्तर, सादा अल्फाज में जो हम प्लस्तर कहते हैं, उससे भी काम चल सकता है? सर जो ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं ये एक ऑर्थोपेडिक्स की इमरजेंसी होती है। एमरजेंसी है। क्लोज फ्रैक्चर को तो हम फर्स्ट एड दे के हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसको हम लेटर ऑन सर्जरी कर लेंगे 2-3 डेज के इलेक्टिव रख अंदर, लेंगे उसको हम। इलेक्टिव रख लेंगे। ये हमारे पास इमरजेंसी केस होता है कि जिसमें ओपन फ्रैक्चर है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, तो इसको हमें फौरी तौर पे मैनेज करना होता है। डिपेंड करता है कि अगर स्किन लॉस वगैरह उसकी किस तरह की है। अगर ऊपर स्किन इंटैक्ट है तो हमारी प्रेफरेंस यही है विद गुड एंटीबायोटिक कवरेज हम उसको सर्जिकली मैनेज करें। अच्छा, और उसमें तो ऑर्थोपेडिक्स के जो ऑपरेशन थिएटर देखे नाज़रीन, तो जिस तरह एक मैकेनिक की वर्कशॉप होती है कि इसमें बड़े हैवी किस्म के मेटल के टूल्स होते हैं, पेचकस होते हैं, इलेक्ट्रिक पेचकस होते हैं, ड्रिल मशीन होती है और इतने इतने नट बोल्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर साहब वो सारे फिर यूज़ होते हैं प्लेट्स वगैरह लगाकर। जी, अभी रिसेंट एक सर्जरी हो रही थी, तो उसमें हमें ना नेल डालना था पेशेंट को ना, वो कैविटी के अंदर हमने इंसर्ट करना होता है। उसके लिए हमें फिर वो जैसे आप कह रहे हैं हैमर यूज़ करना होता है वो सारा ना, तो पेशेंट स्पाइनल एनेस्थीसिया में था, वो जाग रहा था लेकिन नीचे वाला हिस्सा उसका सुन था। तो सर्जरी खत्म होने के बाद ना मेरा बाजू पकड़ के कहता है, डॉक्टर साहब तुसी हड्डी ज़्यादा तो नहीं तोड़ दी थी, बड़े हथौड़े चला रहे सी।
वो Then- काम इस किस्म का है ना जी कि उसमें ये बड़े हैवी किस्म के टूल्स यूज़ करने की ड्रिल मशीनें भी यूज़ हो रही हैं। वो सारा टू बी वेरी ऑनेस्ट पेशेंट के लिए कंफर्टेबल यही है कि उसे सुला दिया जाए, क्योंकि नॉर्मल हम ये सारी चीज़ें ना नहीं, वो पर्सन टूल देख के टॉलरेट। भी हम मतलब परेशान हो जाते जी होगे ना, जी जी पता नहीं जी करने क्या लगे हमारे साथ। बोन कटर्स भी होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही पूरी वर्कशॉप होती है अंदर। एग्जैक्टली एक और ही दुनिया सर, इसमें आर्थोप्लास्टी हो गई या ट्रॉमा हो गया, इसमें हमने सारी चीज़ें रखी होती हैं अलाइन करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो अंदर प्लेटें लगाकर हम फिक्स कर देते कि बहुत ही ज़्यादा हड्डी टूटी हुई है कि नॉर्मल उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते फ्रैक्चर को, तो उसमें वो जो प्लेट्स लगा देते हैं और स्क्रू से हम टाइट कर देते हैं, तो वो कितना अर्सा लगी रहती है अच्छा, उसके बाद पीओपी भी हम लगा देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं अंदर से, फिर हड्डी फिर अलाइन हुई 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 है, प्लेटें लगी हुई हैं, वो जुड़ गई, तो कितना अरसे में आमतौर पर जुड़ जाती हैं और वो प्लेटें फिर रिमूव करने का क्या सीन होता है? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अब ये हमने लगवा ली हैं प्लेट्स, तो इनको निकलवाना भी ज़रूरी है कि नहीं। तो ये हम सीरियल एक्सरेज पे सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि बोन किस हद तक जुड़ चुकी है, कहाँ पे बोन के कैलस अच्छा बन गया नॉर्मल। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे डिफरेंट बोन्स का डिफरेंट होता है। अपर लिम्ब के लिए हम ये 1.5 से 2 साल के अंदर विद गुड एक्सरे क्वालिटी उस पर हमें कंफर्म हो जाता है कि बोन जुड़ चुकी है, तो फिर हम उसको सेफली रिमूव कर सकते हैं। वैसे मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, जहाँ तक मुझे अब याद पड़ता है, अब तो पुरानी बात हो गई, 30 साल हो गए हैं बीबीएस किए हुए, कि जो फीमर के फ्रैक्चर्स हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं और इसमें ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। उस पर क्या कमेंट करेंगे? फीमर से मुराद नाजरीन, हम ये जो घुटने से लेकर कूल्हे तक का जो हड्डी होती है अंदर, तो ये एक हड्डी होती है जिसको हम फीमर कहते हैं, और घुटने से नीचे फिर दो हड्डियाँ होती हैं, टिबिया फिबुला। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा हूँ कि जो टांग के ऊपर वाले हिस्से की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो जाए, वो कितना सेंसिटिव या ख़तरनाक होता है? सर इट इज़ वेरी सेंसिटिव। रीज़न ये है कि हमारी फीमर के अंदर 1 लीटर तक ब्लड जो है स्टोर हो सकता है, यानी कि और टोटल ब्लीडिंग हो चार रही साढ़े है। चार लीटर आपका खून है, उसमें से 1 लीटर आप कह रहे 6 हैं? लीटर हमारे पास टोटल ब्लड है, और 1 लीटर तक ये इसके अंदर हाइड हो सकता है, और हमें इसका आइडिया भी नहीं होता, मतलब बाहर नहीं निकल रहा होता, तो पेशेंट ये समझता है कि जी मेरे तो ब्लीडिंग ही नहीं हुई। तो जब हम उसका ब्लड के टेस्ट करवाते हैं दैन सारी चीज़ें रिवील होती हैं, तो इसको हमें लाइट बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सेकंड क्वेश्चन आपका कि ये कितने सीरियस होते हैं, नो डाउट कि इसके साथ मेजर ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, तो हमें इसको टेक्निकली मैनेज करना होता है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो होती है वो इंट्रामेडुलरी नेलिंग की होती है। राड भी दो तरह के होते हैं, एक जो हम बाहर फिक्सेटर लगा देते हैं, बड़ा कमरसम सा नज़र आ रहा होता है, या एक जो रिंग जी फिक्सेटर बिल्कुल, वो होता टांग के बाहर से वो निकल रहे होते हैं और प्लेटें लगी होती हैं और नट बोल्ट लगे होते हैं। है। यस। ठीक है। तो वो, और सेकंड होता है कि जो इंट्रामेडुलरी, द बेस्ट वन इज़ जो कि हम अंदर से राड डालते हैं, वो बाहर नज़र नहीं आता, बड़ी अच्छी बोन की क्वालिटी रिस्टोर हो जाती है। एंड उसका फ़ायदा ये भी है कि हम बहुत जल्द उस पर पेशेंट को वेट बियर भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो अंदर प्लेट्स डॉक्टर साहब हम लगाते हैं, अब तमाम ही मेडिकल स्पेशलिटीज़ में इतनी जिद्दत आ गई है। पहले किसी ज़माने में दिल के अंदर जो स्टेंट डलते थे वो स्टेनलेस स्टील के बने होते थे, अब वो एलॉयस के बने हुए आ रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त मेटल्स के बने हुए आ रहे हैं, लाइट वेट भी होते हैं और उसमें ब्लॉक भी नहीं होते। तो ये जो मेटल की ये जो प्लेटें अंदर लगती हैं, किस धात से बनी होती हैं? और कोई ऐसी पोजीशन नहीं बन सकती कि कोई प्लेट ऐसी रिजिड हो, सख्त हो, कि मेटल भी ना हो और निकालने की भी ज़रूरत ना पड़े? पॉसिबल है ऐसे? इसमें कुछ हद तक अभी रिसर्च चल रही है, जिसमें प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के लिए प्लेट्स, जो कार्बन प्लेट्स हैं, ये यूरोप में यूज़ हो रही हैं। ओके। जैसे भी रिसेंटली मैं फेलोशिप के लिए गया था, उसमें वो यूज़ कर रहे थे। इवन यू कैन नॉट डिटेक्ट ऑन एक्सरेज एक्सरे पे पे। भी नहीं आएंगे वो तो? एक्सरे पे जस्ट स्क्रूज आप देख रहे होते हैं कि प्लेट नज़र नहीं आ रही, स्क्रूज वो उसके साथ फिक्स जो हो कार्बन जाते फाइबर की बनी हैं, होती कार्बन हैं? फाइबर की बनी होती बड़ा हैं। सॉलिड मटेरियल होता है। आजकल यस, तो गाड़ियों के इंजन बन रहे हैं कार्बन फाइबर के, तो ये तो दैट्स फिर ट्रू। एक छोटी सी चीज़ जिस्म के जी। अंदर ही डालनी है। अच्छा, उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। यस, लेकिन उसके साथ अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो स्क्रू हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज स्टील मेटल के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल को हम मिनिमल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आई इसमें। होप कि जो साइंसदान है वो हाँ इसका भी हाँ। कोई तोड़ निकाल लें कि वो स्क्रूज भी कोई किसी और मटेरियल के आ जाएं, ताकि वो भी जी मेटल से कंप्लीट जान ही छूट जाए। एग्जैक्टली कुछ सर्जरीज हैं, जैसे कि एसीएल की सर्जरी है, उसमें जो हम स्क्रूज यूज़ करते हैं दैट आर बायोअब्जॉर्बेबल, तो उसको हमें निकालने की अच्छा, वो ज़रूरत खुद ही नहीं जज्ब होती। हो जाते हैं? हाँ, वो खुद ही जैसे जज्ब हो हमारे जाते अंदरूनी जिस्म के टांके जो लगते हैं वो हैं। जी जिस्म जी का जी। हिस्सा ही बन जाते हैं, यस तो यस। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें हम आते हैं कि ज़रूरी एहतियातें मरीज़ ने क्या करनी है। दोनों केसेस, दोनों टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर जो आपने बताए, एक तो ओपन है जिसमें खून भी बहा है और सारा कुछ है, उसमें मरीज़ ने क्या क्या एहतियात करनी है, और दूसरा जो क्लोज्ड है उसके अंदर क्या एहतियातों की ज़रूरत है।
अच्छा, इसमें एक और भी ऑर्थोपेडिक्स के वार्ड में जाएं तो वो बड़ी वहाँ पे पुलिस भी लगी होती हैं जिम की तरह, कि जिससे नीचे वेट भी बांधे होते हैं। वो भी मैं चाह रहा हूँ कि नाज़रीन को बता दें उनका मकसद क्या होता है, उसको जी लोगों को आमतौर पे समझ नहीं आ रही होती। जी। वो जो पुलिस की बात कर रहे हैं ना, हमारी जो फीमर बोन, जिसकी लॉन्ग बोन की बात कर रहे हैं, जिसे हम शिन इसकी बात, थाई बोन की बात भी करते हैं। इसमें होता यह है कि पावरफुल मसल्स ने इनको दोनों तरफ अटैच होते हैं। तो जब ये दरमियान से फ्रैक्चर होती है तो जो डिस्टल पार्ट है वो अपनी तरफ पुल करता है, दूसरा पार्ट है जो वो अपनी तरफ करता है, तो बोन ओवरलैप में चली जाती है। तो इसमें जब हम वेट के साथ उस फोर्स को काउंटर करने की कोशिश करते हैं ताकि बोन मिनिमल डिस्प्लेस हो और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहे। यानी कि वो पट्टे जो हैं वो उसको इतना प्रेशर डालते हैं कि वो बोन इस तरह अगर है तो वो इस तरह हो जाएगी। यस यस तो यस। उसको सीधा रखने के लिए ये जो इर्द गिर्द के पट्टे हैं जी, इनको में खिंचाव पैदा करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये वेट और वो पुली उससे बैलेंस बांध करने के के हम लिए। इसीलिए करते हैं ताकि वो पट्टे खिंचे रहें और बोन को डिस्टर्ब ना करें। यस, यही मकसद होता है ना एग्जैक्टली उसका। यही मकसद होता है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं जनाब बड़ा जो कॉमन अलमिया है हमारे मुल्क का, जो पूरी दुनिया में शायद स्पेशलिटी सिवाय बर सग़ीर के और कहीं नहीं पाई जाती, कि वो है जनाब एक और स्पेशलिटी है, स्पेशलिस्ट हैं जो गली मोहल्लों में भी बैठे हुए हैं, बाज़ारों में भी बैठे हुए हैं, जर्राह। अक्सर लोग फ्रैक्चर के केस में डरते हैं। डरते लोग इस वजह से हैं, लोगों के जहन में ये होता है कि जनाब ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर के पास जाएंगे और वो कहेंगे आए जी ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिटाएंगे और जनाब ऑपरेशन शुरू कर देंगे। तो जराह के पास उनको ये एक तसल्ली होती है कि इसने ऑपरेशन नहीं करना, ये पट्टियाँ वट्टियाँ बांध के मेरा फ्रैक्चर ठीक कर देंगे। तो जराह के पास जाना कितना डेंजरस हो सकता है? सर ये ऐसे ही इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास बहुत अच्छी बहुत महंगी गाड़ी है और आप उसको बाइक के पंक्चर लगाने वाले के पास ले जाते हैं या बाइक मैकेनिक के पास ले जाते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो उसको आइडिया ही नहीं है करना क्या है, तो वो इसके आपकी गाड़ी के साथ क्या करेगा। सेम विद आवर ह्यूमन बॉडी। प्रॉब्लम ये होती है कि जरा लोगों को 2 से 3 बातों पे बड़ा अच्छी तरह से मोटिवेट कर लेते हैं। वो कहते हैं जी बगैर ऑपरेशन के मैं इलाज करूँगा, और ये बस बात ही नहीं है, 2-3 हफ्तों में पेशेंट ने दौड़ना शुरू कर देना है। तो हम कुछ तो सर्जरी से डरे होते हैं, हमें लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, जो आपने बात की कि एग्जैक्टली वो सर्जरी की तरफ हमें ले जाएंगे, हमने और नहीं ख़र्चा भी करना, ज़्यादा होगा, खर्चा भी सीधी ज़्यादा सी बात होगा। है। हाँ जी। और दूसरा वो ये कहते हैं कि जी ये तो वो इतनी बड़ी बात ही नहीं है, ये तो मैंने 2 हफ्तों में कर दिया। तो हम बड़े जल्दबाज किस्म के लोग हैं, तो हमें लगता है कि जान छुड़ाएं बस जल्दी से, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है सर। 2 मेजर प्रॉब्लम्स जो कि देखने में आती है, एक कि जब वो पट्टी करते हैं, सबसे पहले कि वो जब मालिश मसाज जो भी उनका होता है टेक्निकल, उसको हमने नहीं करना होता, ऑलरेडी टिश्यू डैमेज होता है, उसके ऊपर आप जितनी भी मालिश करेंगे जितना उसको, और आप उसको इंजर्ड कर रहे हैं, राइट। तीसरी चीज़ वो क्या करते हैं कि उसको फटियाँ लगा के फुल बांध देते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि हम हड्डी को हिलने ना दें, ये इमोबिलाइज हो जाए। उसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी कंप्रेस हो जाती हैं। खून की और सप्लाई नहीं होगी तो हीलिंग भी नहीं होगी। और पेशेंट जब आता है हमारे पास, अगर तो उसकी बहुत कोई गुड लक हो, तो वो कुछ घंटों में जब पेन आउट ऑफ कंट्रोल होती है ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से, तो वो भागता है कि अब इसका कुछ करूं, वो तो बच जाते हैं। जो पेशेंट कोई 6 घंटे के बाद, या ये समझ लें कि रात को लगी है, पूरी रात उसी तरह से लगी रही, नेक्स्ट डे आएगा तो हाथ उसका नीला या काला हुआ होगा, तो उसमें फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। मजबूरन हमें वो हर तो वो काटना जो भी पड़ता है। 6 घंटे के खतरनाक बाद या गैंग्रीन बन गया उधर तो। यस, तो जितना लंबा अरसा वो लगी रहेगी, कलर चेंज हो गया, तो उसमें हमें फिर काटने के अलावा जान बचाने के लिए हमें उस हाथ को अलहदा करना पड़ता है। इन शॉर्ट, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे हमें इतना जरा या इन लोगों के पास नहीं लेके जाना चाहिए। अभी मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ। मेरा क्लास फेलो और मेरे पास अपने बच्चे को लेके आया, उसकी दोनों फॉल थी, हिस्ट्री थी, और दोनों रिस्ट उसके फ्रैक्चर थे, डिस्टल रेडियस बाईलैटरल। तो जब मेरे पास लेके आया, उसको कोई 4 घंटे गुजर चुके थे, जरा ने पट्टी बांधी हुई थी और इतना उन्होंने कायल किया हुआ था। बेसिकली ही बिलोंग्स टू सम ट्राइबल एरियाज़, तो उसने इतना कहा हुआ था कि इसको खोला, ख़राब हो गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इतना आई डरा डिड दिया उसने। डरा दिया उसने। आई डिड माई बेस्ट कि मैं किसी तरह से उसको सर्जरी की तरफ लेके आऊँ। वो एटलीस्ट ये हुआ कि उस उनकी फैमिली ने टाइम ले लिया, डॉक्टर साहब हम कल आ जाएंगे, अभी प्लीज़ हमें घर जाने दें। तो जो मुझे नज़र आ रहा था, मुझे ये लगा अगर मेरा बेटा होता तो मैं क्या करता। तो मैंने क्या किया कि उसको, खैर उनसे वो मुझसे नाराज़ तो हुए, लेकिन मैंने उसको पट्टी को ओपन किया, फिर जाके कुछ स्वेलिंग वगैरह उसकी बेटर हुई। एंड कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम इसको डिले करेंगे तो एटलीस्ट फिर हमारे हाथ में वो कुछ भी नहीं होता रहता, और हमें वो सेपरेट करना पड़ता है, वो पार्ट जो गैंग्रीनस हो जाए या ब्लैक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कि बीइंग एन एक्सपर्ट आपके पास पेशेंट आते होंगे, जरा से होकर भी आते हैं, तो कुछ कहानियाँ तो वो भी सुनाते होंगे। कुछ कहानियाँ मैंने भी लोगों से सुनी कि जनाब हम जरा के पास गए, जरा ने कहा जी ओ जी आपका ये वाली जो हड्डी है ना ये फ्रैक्चर है।
तो मैं इस इधर पट्टी बांधूंगा और पट्टी लगाकर पट्टी बांध दूंगा, तो आप 1 महीने बाद बेशक एक्सरे करवाएं तो फ्रैक्चर नहीं होगा। पहले फ्रैक्चर का पहले एक्सरे का कभी भी एडवाइस नहीं करते वो, ताकि कंफर्म ना हो कि फ्रैक्चर है या नहीं। तो होता ये है कि फ्रैक्चर असल में होता भी नहीं है, और पट्टी वगैरह बांधी लोगों को ये बता देते हैं कि ना फ्रैक्चर है। अब 1 माह बाद जब वो कहते हैं बड़े एतमाद के साथ कि ना आप जाएं किसी भी लेबॉर्ट्री से चल के एक्सरे करवाएं, तो एक्सरे पे तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं आना जब फ्रैक्चर था ही नहीं। तो लोगों का जो अकीदा है, उनका जो एतमाद है उस जगह पे और ज़्यादा बन जाता है। सर दे हैव गॉट वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब डॉक्टर के पास अगर 100 पेशेंट आएंगे तो एज अ ह्यूमन उसके पास इतना सब्र बाकी नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी कि सबको वो काउंसलिंग करें। प्रॉपर काउंसल कर सके, टाइम दे सके। अब जरा के पास जब भी जाएंगे वो बड़े पूरे प्यार दिन से में 2 पेशेंट बैठाएगा। आने हैं उसके पास। एग्जैक्टली तो वो उनसे बातों के दौरान इतना वो इत्मीनान में ले लेते हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हड्डी फ्रैक्चर ही नहीं है, जैसे हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात कर रहे हैं, तो उसको एग्जैक्टली तो जस्ट हम हिलाएंगे नहीं तो 2 वीक्स में सेटल हो जाएगा। तो 1 वीक के बाद एक्सरे पे, तो बेसलाइन एक्सरे ज़रूरी है। मेरा अपनी ऑडियंस को भी ये एडवाइस ज़रूर है, वट एवर प्रॉब्लम जो भी है, कम से कम एक एक्सरे आपके पास इनिशियल इंजरी के बाद लाजमी और होना वो चाहिए, फौरी तौर पर करवाएं। फौरी तौर पे होना चाहिए, देन ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें कि रिजल्ट वो फ्रैक्चर था भी कि नहीं, अगर था तो वो कहाँ पे था, राइट नाउ वो कहाँ पे अलाइन हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो एक्सरे किया जाता है वो भी कई दफ़ा खड़ा करके किया जाता है मरीज़ का, कई दफ़ा लिटा के किया जाता है। आप एज एन एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि अगर टांग का फ्रैक्चर हमारे शक है हमें कि टांग फ्रैक्चर हुई हुई है, उस सूरत में खड़े होकर एक्सरे करवाना चाहिए या पेशेंट को लिटा कर एक्सरे होना चाहिए? सर हम मतलब रूटीन में आपके आपके जी, हॉस्पिटल में क्या प्रैक्टिस है? हमारे हॉस्पिटल में भी जो प्रैक्टिस है वो सेम है जो कि हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। जब भी कभी हमें इस चीज़ का डाउट भी है ना कि बोन फ्रैक्चर है टांग की किसी चीज़ की, हम अलाउ ही नहीं करते खड़े होकर एक्सरे की। नो, ये हम पेशेंट को लटा के ही एक्सरे किया जाएगा, क्योंकि अगर पेशेंट गिर जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हम उसकी इंजरी को और ज़्यादा वर्स कर देंगे। खड़े होकर एक्सरे जो ख़ास तौर पे हम करवाते हैं वो ओस्टियोआर्थराइटिस नी के जो पेशेंट है ना, जिनमें फासला कम हो जाता है घुटनों में और वो उनको कोई चोट वगैरह नहीं होती, उन पेशेंट्स के लिए हम कहते हैं कि आप खड़े होकर करवाएंगे। इसे हम वेट बेरिंग एक्सरे कहते हैं। एग्जैक्टली और उसमें हमने गैप्स भी देखना होता है ना। यस यस वो लिटा यस, के तो आपको मिस गाइड कर देगा, इसमें एग्जैक्टली, इसमें तो दैट मेक सेंस। यस। तो ये मैंने सवाल इसलिए पूछा कि कई लोग हो सकता है आज खुद इस तरह के केस में चले जाएं कि वो जी एक्सरे करवाएं, इसके फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, और पता चला कि एक्सरे टेक्नीशियन को भी कुछ नहीं पता और खड़े होके एक्सरे हो गया। तो नेवर। मैं ये सवाल मैंने ख़ास तौर पर इसलिए पूछा था जी ताकि लोग इस तरह का जो फ्रैक्चर के केस में कभी भी उस जोड़ के ऊपर या उस हड्डी के ऊपर वज़न डालकर आपने एक्सरे नहीं करवाना नाज़रीन। जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि प्रोटोकॉल ये है, उससे फिर मज़ीद नुकसान का अंदेशा बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब फ्रैक्चर हुआ, चाहे पीओपी लगाया या प्लस्तर किया या पेंस लगा दी या ओपन सर्जरी करके प्लेट्स डाल दी गई पेशेंट में, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी शिद्दत कितनी है फ्रैक्चर की, जो भी तरीका इलाज आपने अपनाया, अब पेशेंट का वो हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल कब आता है? सर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल सर्जन के साथ एग्जैक्ट वेरी नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। रीज़न ये है कि पेशेंट इतना डरा हुआ होता है, वो कहता है कि अगर मैं टांग हिलाऊंगा, अब ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक पेशेंट है जो कि वो कह रहा है जी मैंने खड़े होकर देखना है हड्डी ठीक है मेरी हाँ कि जी। नहीं। दूसरी एक्सट्रीम है आफ्टर सर्जरी, पेशेंट इतना डरा हुआ होता है, वो कहता है जी मैं इसको हिलाऊंगा तो कहीं प्लेट ना हिल जाए या रॉड ना हिल जाए। तो इन रिटर्न क्या होता है कि पेशेंट पूरे 4 वीक्स 1 मंथ 2 मंथ्स तक उस हिस्से को मूवमेंट ही नहीं देता प्रॉपरली, और जो हमारे जॉइंट है वो वहीं पे स्टिफ हो जाते हैं। टू मोस्ट कॉमन एल्बो एंड नी, ये फिर हमें इस पे स्पेशली उस पर फोकस करके उसको ठीक करना पड़ता है। इसका मतलब अर्ली मोबिलाइजेशन सर ज़रूरी है। ये एक हमारा रूल है सर्जरी का, जिसमें ये इसकी बड़ा एक वेटेज है अर्ली मोबिलाइजेशन। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है वेरी नेक्स्ट डे टू द सर्जरी, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सर्जरी का रोल है। अदरवाइज मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो हमें लॉस्ट होने का खतरा होता है और कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने का खतरा होता है। तो सर वेरी नेक्स्ट डे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल स्टार्ट हो जाता है, और ये पैरेलल चल रहे होते हैं, सर्जरी एंड फिजियोथेरेपी बोथ आर पैरेलल फील्ड्स। जी नाज़रीन, जैसा डॉक्टर दिल ने कहा कि जब आप फ्रैक्चर के केस में जो भी डॉक्टर साहब ने प्रोसीजर किया है, चाहे प्लस्तर लगाया है, चाहे खोल के उसको प्लेटें लगाई हैं मरीज़ को और इलाज हो गया, तो उनके मशवरे के मुताबिक जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं उसका भी किरदार बहुत अहम होता है। तो उसको इग्नोर ना करें कि एक दफ़ा आपने ऑपरेशन करवा लिया तो बस फिज़ियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है।
वो बहुत ज़रूरी हिस्सा है इलाज का। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं जनाब जनाब अच्छा, आम जो पब्लिक है उसको हम कुछ बता सकते हैं ऐसा कि जिससे थोड़ा सा पब्लिक को आइडिया हो जाएगा किसी भी चोट लगने की सूरत में ये एक फ्रैक्चर है, या ये सॉफ्ट टिश्यूज़ की, या पट्ठों में कोई जोड़ में कोई वो पट्ठों पट्ठों के अंदर कोई ख़राबी हो गई है, फट गए हैं अंदर से पट्ठे। तो अलामात की बुनियाद पर हम कुछ बता सकते हैं, इंडिकेशन दे सकते हैं कि ये फ्रैक्चर है या कोई माइनर सी इंजरी है इसके अंदर। सर जैसे हमने पहले बात की है कि पेन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी। दूसरा समटाइम क्या होता है कि जब फ्रैक्चर हुआ, कंप्लीट फ्रैक्चर है, तो आगे से डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाएगी, टांग टेढ़ी हो जाएगी, राइट। ये जिस तरह से आमतौर पे जो ओल्ड एज में अक्सर होता है कि वो गिरे हैं पेशेंट और उनसे वजन ही नहीं पड़ रहा टांग पे। तो हम इसको इस तरह से रिकमेंड करते हैं कि हर इंजरी जिसमें आपको फील हो रहा है और आपको डाउट है, इवन अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी है, तो आप मस्ट एक्सरे ज़रूर करवाइए, और जो सर्टिफाइड डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, उनकी ओपिनियन लाजमी आप ले लें। मिस्ड इंजरीज आर मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू दी एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इसमें एक टर्मिनोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स के एक्सपर्ट यूज़ करते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर। मैंने कहा अवाम को ये भी बताते चलें कि वो किस किस्म का फ्रैक्चर होता है। हमने ओपन डिस्कस कर लिया, क्लोज डिस्कस कर लिया, तो हेयर लाइन फ्रैक्चर कौन सा होता है? सर हेयरलाइन फ्रैक्चर ये होता है कि बोन ब्रेक हुई है लेकिन वो है अपनी जगह पे ही। अभी ओके, उस पे यानी कि ये समझे कि उसको अगर हम मजीद उसको हिलाएंगे या उसको मूवमेंट करेंगे तो देन वो डिस्प्लेस हो सकती है। यानी कि मामूली सा फ्रैक्चर है, मामूली सा फ्रैक्चर है, लेकिन हड्डी की अलाइनमेंट अभी इंटैक्ट है, इंटैक्ट है। डिस्टर्ब नहीं हुई, यस। लेकिन और एक टुकड़ा थोड़ा सा उसका टूटा हुआ है, बारीक मामूली सा। तो इस तरह के केसेस में तो मेरे ख्याल है माइनर सी इंटरवेंशन से उसको ट्रीट किया जा सकता है। यस, अगर वो डिस्प्लेस नहीं है, हेयर एंड फ्रैक्चर है, तो उसको हम अगर प्रॉपरली इमोबिलाइज कर दें तो यस वी डोंट नीड सर्जरी। खास तौर पे ये जो स्मॉल बोन्स ऑफ फुट हैं एंड हैंड है, उस पे इस किस्म के फ्रैक्चर्स या डिस्टल रेडियस के जो फ्रैक्चर्स हैं, इफ दे आर इनकम्प्लीट और हेयर लाइन फ्रैक्चर्स, उसको हम कास्ट में बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं कि फ्रैक्चर की जो भी मैनेजमेंट आप सिचुएशन को देखते हुए करेंगे, तो उसमें हीलिंग का एक टेंटेटिव एक टाइम पीरियड होता है कि जनाब आपके अंदाजे के मुताबिक इतनी देर में इसको हील हो जाना चाहिए। वो कुछ माह भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं। ऐसे कौन से हमारे हाई रिस्क पेशेंट हैं जिसमें हीलिंग बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाती है, और बहुत ही आप कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है पेशेंट हील होने में? वो कौन कौन से हाई रिस्क पेशेंट्स हैं? सर उसमें नंबर वन पे ओल्ड पॉपुलेशन है जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, और एज रिलेटेड भी जो है हमारा मेटाबॉलिज्म खासा स्लो हो चुका होता है सर, कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसीज, तो वो तो उनमें मैं एक स्टडी पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, विटामिन डी से अच्छा किया आपने याद दिला दिया। 77% पॉपुलेशन, मैंने एक स्टडी पढ़ी पाकिस्तान की। और अलमिया ये देखें कि ये ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर मतलब ज़्यादातर सूरज ही सूरज होता है सर्दियों में भी निकलता है, और गर्मियों में तो डूबने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है, वहाँ पर कितना अलमिया है कि 77% पॉपुलेशन आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है। तो इसका मतलब है कि इस तरह के लोगों में फ्रैक्चर की जो हीलिंग है, ज़ख़म मुंतमिल होने का अमल स्लो होता है। बिल्कुल होता है। और बड़े बुज़ुर्ग जो हैं उसमें वैसे ही अब वो इस तरह होता है कि हीलिंग, तमाम सिस्टम ही स्लो डाउन हुआ हुआ यस, है, तो उसमें भी। हीलिंग और पोटेंशियल। डायबिटीज़ के बारे में क्या कहेंगे? डायबिटीज़ सबसे के टफ बारे तो में काम ये आ गया ना। एग्जैक्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी हीलिंग डिले होती है। उसमें हीलिंग के अलावा जो स्किन और इन्फेक्शन का रिस्क है उसमें वो ज़्यादा होता है। तो हम अपने पेशेंट्स को एंटीबायोटिक तो बड़ी अच्छी एडवाइस करके सारी चीज़ें, इवन थिएटर्स वेरी क्लीन, सारी सर्जरी बहुत अच्छी हो गई, स्टिल हम ये कहते हैं कि शुगर लेवल्स आपके बड़े अच्छे कंट्रोल होने चाहिए। अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल हैं देन इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो हम उसको बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। थर्ड पॉपुलेशन इसमें आ जाती है जो स्मोकर हैं, जिनको हम कोई एज अ बैड हैबिट जस्ट गिना जाता है, उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। हालांकि हम जो समझते हैं स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग का ताल्लुक सिर्फ हार्ट के साथ और फेफड़ों के साथ ही है। नो, इसका सर हीलिंग के साथ भी डायरेक्ट है। आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स कि उनकी जो बोन है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम ड्यूरेशन, नॉर्मली थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि 21 डे पे सॉफ्ट बोन जब बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम सॉफ्ट कैलस कहते हैं। 21 डे के बाद जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू होता है। तो नॉर्मल बोन को जुड़ने में 6 to 8 वीक्स लगते हैं, 1.5 से 2 महीने, राइट। ये उस सूरत में है कि अगर हमने प्रॉपरली इसको अलाइन कर दिया और हीलिंग डे 1 से स्टार्ट हो गई है देन। और फर्दर ये चीज़ें हम एवरी 15 डेज़ या 1 मंथ के बाद एक्सरेज पे हम डिसाइड करते हैं, प्रीवियस एक्सरे के साथ उसको कंपेयर करते हैं, एंड देन हम देख रहे होते हैं कि येस नाउ इट्स कैलस
इज एट दिस स्टेज, नाउ इट्स फाइन। अब ये गैप जो है वो बढ़ना भरना शुरू हो गया है। अब माशाल्लाह से वी आर एट अ गुड स्टेज कि हम पेशेंट को वेट बेयरिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। तो लेकिन उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं उसमें हमें अपनी न्यूट्रिशन को बहुत अच्छी तरह से एवेलुएट करना है कि व्हाट वी आर ईटिंग, एंड सेकंड हमारी हैबिट्स क्या हैं। जो स्मोकर है तो वी हैव टू एडवाइज कि क्विट करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो नॉन हीलिंग में जाता है। नॉन हीलिंग इज़ मोर वर्स दैन इवन अ न्यू फ्रैक्चर। तो ये सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल और बहुत ही अहम सवाल, शुगर के मरीज़ जो हैं उसमें एक बड़ी कॉमन, वैसे तो डायबिटीज़ इज़ मदर ऑफ़ ऑल इलनेसेस, उम्मुल अमराज भी हम इसको इसीलिए कहते हैं कि मोरलेस हमारे जिस्म के तमाम निज़ाम, तमाम अज़ा के ऊपर मनफी तरीके से असरअंदाज हो रही होती है। अब उसकी एक जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है न्यूरोपैथीज़, जिसकी वजह से दर्द का एहसास कम हो जाता है। अब एक मंजरनामा आपके सामने पेश करता हूँ कि एक बुज़ुर्ग हैं ख़ानदान के, उनको शुगर है बड़े अरसे से, 10-15 साल से शुगर चल रही है। वो बाथरूम में गिरते हैं लेकिन पेन ज़्यादा नहीं हो रही। उस सूरत में क्या हो सकता है कि फ्रैक्चर हुआ हो, लेकिन चूँकि उनमें दर्द का एहसास नहीं हो रहा तो वो हो सकता है पेन की इतनी कंप्लेंट ना करें। तो इस तरह के केसेस भी आपके पास आते हैं डायबिटिक्स के, कि जो फिर पता चलता है कि ये तो फ्रैक्चर हुआ था और पेशेंट को, चूँकि आपने एक निशानी बताई फ्रैक्चर की कि बहुत ही स्वेयर पेन होती है। अब शुगर के केस में तो दर्द का एहसास कम है तो मरीज़ उस इंटेंसिटी की पेन नहीं बताएगा। एग्जैक्टली। तो क्या उस वजह से फिर इसकी तशख़ीस या आपके पास आने में देर नहीं हो जाती? सर इसमें हम बात करते हैं कि द न्यूरोपैथी जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी से मुराद है हैंड्स एंड फीट की सेंसेशंस कम होती हैं, राइट। मोस्टली अगर दिस इज़ द रीज़न कि अगर पाँव पे कोई चोट लगती है तो हमें पता नहीं चलता। तो हम बात कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है मोर कॉमन डायबिटीज़ में ये इफेक्ट होती है। बाकी जो अगर मेजर जैसे फीमर नेक का फ्रैक्चर होता है या जैसे हम कहते हैं कूला टूट गया है, तो उसमें पेन के अलावा पेशेंट का वेट ही नहीं आएगा। पेशेंट इज़ अनेबल टू, अगर वो खड़े होकर पहले वॉशरूम तक जा रहा था तो पेशेंट से उठा ही नहीं जाएगा। तो मेन जो है अनेबल टू बियर वेट, कि जो पेशेंट अपनी टांग पे वजन ही नहीं डाल पा रहा। इसका मतलब है कि फ्रैक्चर है। हाँ दैट डेफिनेटली। और चलें, मैं वो एक लास्ट चीज़ ऐसे मैंने टेस्ट हो एक और गया। चीज़ बताई थी कि अगर हमें शक भी है कि मांस फट गया, जैसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं कि जी मसल जो है वो डैमेज हुए हैं, तो उसमें भी हमें एक्सरे लाजमी करवाना है। ओल्ड एज में मिस्ड फ्रैक्चर की रीज़न ये होती है कि पेन के अलावा पेशेंट ने जस्ट बेड पे लेटना होता, बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता, तो उनको लग रहा होता है कि पेन और मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो दैट्स वाई वो मिस हो जाते हैं। एक्सरे हमारा मस्ट है। अच्छा चलें, शुगर के जो मरीज़ हैं उसमें आपने बताया कि जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि हमारे हाथ और पाँव, जी। उसके असाब ज़्यादा मुतासिर यस यस होते हैं, यस। तो उनके फ्रैक्चर्स भी तो हो सकते हैं ना? डेफिनेटली हो तो सकते वो हैं नहीं मिस होते? सर। एग्जैक्टली यही मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसका मतलब वो हमें मिस हो सकते हैं यस कि डेफिनेटली अगर हो सकते उंगली हैं। फ्रैक्चर हो गई हाँ है तो दर्द का एहसास एग्जैक्टली। नहीं है, तो हाँ हो सकता है वो लाइट लें कि भी आर्जी तौर पर स्वेलिंग हुई हुई और पेन हाँ। किलर वगैरह लेना शुरू कर यस दिए, दर यस यस। हकीकत अंदर फ्रैक्चर भी हो सकता है। डेफिनेटली उसकी हो क्या सकता है कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? सर। कॉम्प्लिकेशन फॉर ऑल फ्रैक्चर्स आर सेम, कि अगर उसको हम मैनेज नहीं करेंगे तो वो अपनी जगह पे गलत जुड़ जाएगा। दूसरी ओल्ड एज में मेजर कॉम्प्लिकेशन है कि बोन उस जगह पे जुड़ेगी ही नहीं, नॉन यूनियन में चली जाएगी। अगर मूवमेंट होती रहेगी तो वो हड्डी जुड़ेगी नहीं, और अगर जुड़ेगी तो वो अपनी जगह पे नॉर्मल वे में नहीं जुड़ेगी, ख़राब जुड़ेगी। क्योंकि हैंड के ऊपर हमने वेट बियर नहीं करना होता, वजन नहीं डालना होता, इसलिए इसकी जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है पेशेंट ऑलरेडी बगैर एक्सरे के भी चल रहा होता है। और फुट की बात करें, अगर एक बोन फ्रैक्चर है तो पेशेंट क्या करता है, हमारे लोग ना पेन को बियर करने के एक्सपर्ट है, मैं तो ये कहूँगा। या आप कह सकते हैं कि दे आर साबरीन शाकरी। तो उसमें ये होता है कि ये वो सबर शुक्र तो जी 89 साल से हमारी कौम किए जा रही है। अब तो एग्जैक्टली। मेरे ख्याल है इस सबर शुक्र की बुनियाद पे सारी जन्नत में चली जाएगी पूरी कौम ही। तो अगर लैटरल साइड पे यानी कि बाहर वाली साइड में पेन हो रही है तो वो अंदर वाली कंपनसे साइड पे वजन डालना शुरू कर हाँ, देंगे, कंपनसेट करना compensate शुरू कर लेंगे। देते वो हैं कहते हैं ठीक कि हो चलो जी जाएगा। ये दर्द करता है, कोई नहीं, हम इसके ऊपर कम वजन डालते हैं या स्टिक ले लेते हैं। Exactly. ये भी एक होता है ना जी। जिसकी वजह से डिले हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी इंसिस्ट के एक्सरे आपके पास लाजमी होना चाहिए, और आपकी तो इनिशियल घूम फिर कर बात इसी तरफ आ रही है, और डायग्नोसिस ख़ास पर। तौर पर ऐसे मरीज़ जिसमें शुगर भी है कि उनमें अगर हाथों और पाँव की भी कोई इंजरी हो गई है तो एहतियातन एक एक्सरे करवा लें, सस्ती सी चीज़ है, हर जगह से हो जाती है, और डॉक्टर से मशवरा कर लें लाजमी ताकि वो लाजमी बात। टाइमली डायग्नोज हो जाए। एंड टाइम इज़ मनी, और एग्जैक्टली इसमें इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम कि जितनी जल्दी फ्रैक्चर डायग्नोज हो जाएगा उतना बेहतर उसका इलाज भी हो जाएगा। डेफिनेटली सर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प आपने गुफ्तगू ऑलरेडी की, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के मौजू की मुनासबत से कि फ्रैक्चर और उसका इलाज, इसके ऊपर जो हमारे नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं,
उनको टेक होम एडवाइस क्या देना चाहेंगे आप प्लीज़? सर एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो बॉडी है वो हमारे लिए इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बाकी सारी चीज़ें। हम अपना ख्याल नहीं रखते, बाकी चीज़ों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, फैमिली को देख लिया, जॉब को देख लिया। तो माई टेक ऑन दिस इशू इज़ के फर्स्ट गेट डायग्नोज, कि आपको किसी किस्म की भी कोई इंजरी है तो आप उसका डायग्नोज के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास लाजमी जाइए। एक वैलिड एक्सरे आपके पास होना चाहिए, डायग्नोज हो जाए उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करें। और देर इज़ नो शॉर्टकट। हमें लगता है कि ये शॉर्टकट है कि अगर हम पहलवान के पास जाएंगे, जरा के पास जाएंगे, वो हमें प्लस्तर लगा देगा, हम 2 हफ्तों में ठीक हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी एग्जांपल इसी तरह से है कि अल्लाह मियाँ ने अगर दिन 12 घंटे का रखा होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 2 घंटे के बाद मगरिब हो जाएगी? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेम बोन ने अपने टाइम पे जुड़ना है, देर इज़ नो शॉर्टकट। दूसरा, बच्चों के बारे में एक्स्ट्रा कॉन्शियस हमें होने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं कि बच्चों के बारे में हम कहते हैं जी सर्जरी हो जाएगी, पिन्ने पड़ेंगी, हमारा तो बड़ा अजीज़ है, हम तो नहीं करेंगे। उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि उसको जरा के पास लेके जाते हैं। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बच्चे की उम्र भर के लिए वो माजूरी की तरफ उसे ले जाते हैं। सो बच्चों का ख़ास तौर पे हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। सेकंड पॉपुलेशन आती है जो ओल्ड एज है। अक्सर पेशेंट आके कह रहे थे डॉक्टर साहब मेरी वालदा को शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो हम सर्जरी नहीं करवाते। तो मेरा इस पे ये कहना है कि जो ओल्ड एज फ्रैक्चर्स हैं ये 50 to 60 ईयर्स की एज पे ही ओस्टियोप्रोटिक या फॉल की वजह से होते हैं। तो इस एज में मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो ऑलरेडी डायग्नोज विद शुगर एंड ब्लड प्रेशर, तो इसके साथ भी सर्जरीज पॉसिबल हैं, बड़े सेफ वे से हैं। और हमें सर्जरीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक रिसर्च है उसमें ये कहते हैं कि जो ओल्ड एज के फ्रैक्चर्स अगर पेशेंट बेड रिडन हो जाता है तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अच्छी खासी कम हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू कि अगर पेशेंट मूवमेंट करता रहे, मोबिलाइज रहे, वॉक वगैरह करता रहे। तो अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी बहुत सारा ख्याल रखिए, और सबसे बढ़ के अपनी बोन्स का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर अदील लिबास का तहे दिल से मशकूर हूँ कि फ्रैक्चर क्यों होते हैं, कितनी अक़साम के होते हैं, क्या क्या मुश्किलात इसमें पेश आ सकती हैं, जराहों के रोल के ऊपर हमने बात की, और उसका जो मुनासिब या मुरवजा जो तरीका इलाज है उसके ऊपर भी डॉक्टर अदील ने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की। मैं इनका अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उम्मीद है कि ये वाली एपिसोड भी पिछले गुज़िश्ता एपिसोड्स की तरह आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।